हेलो एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में, उसके बाद जो भी कूलॉम बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से, फिर सदिश सदिश निरूपण, तीन चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम तो बच्चों बहुत सिंपल चीज है। वैज्ञानिक कूलॉम ने किन्हीं भी दो बिंदु आवेश के बीच स्थिर आवेश, ध्यान देना, स्थिर आवेशों के बीच लगने के लिए नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। समझो क्या था बच्चों। यदि आपके पास मान लो कोई क्या है, Q1 कूलॉम का आवेश यहाँ पर रखा है और क्या है, Q2 कूलॉम आवेश यहाँ पर रखा है। ध्यान देना, यहाँ पर Q1 कूलॉम है, यहाँ पर क्या है, Q2 कूलॉम है। तो वैज्ञानिक कूलॉम ने क्या देखा कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसी के बारे में बताया। उनके हिसाब से बच्चों क्या था, यदि मान लो एक Q1 आवेश और Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, क्या हूं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, तो क्या होता था, जो इसके बीच लगने वाला था वैद्युत बल, क्या था, वैद्युत बल, इस आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती था। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या था, इस जो कूलॉम का नियम था ये क्या बताए थे, ये जो इस पे लगने वाला वैद्युत बल है Q1 Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, तथा इसके बीच की दूरी जो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से बच्चों इसे समीकरण 1 हम नाम दें, इसे समीकरण 2 नाम दें, तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों हम देख सकते हैं कि एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों अथवा करके हमारे पास यहाँ पर अब एक फार्मूला बन जाता है। ध्यान सब लोग देखना इसको अब। ठीक है बच्चों, देखो क्या हो गया, एफ बराबर देखो ध्यान से, यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहां से एक नियतांक आ गया के, एक नियतांक क्या आ गया, के आ गया। फिर क्या हो गया, Q1 Q2 बटे क्या है, आर स्क्वायर, बटे आर स्क्वायर। देखो बच्चों, यहां से जो नियम निकल करके आया ये क्या था, कूलॉम का नियम। ये जो फार्मूला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बाद जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे सब में इसका काम आएगा। तो बच्चों जो कूलॉम का नियम का ये फार्मूला है, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला। ठीक है, कूलॉम ने इस नियम के द्वारा बता दिया कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल का फार्मूला होगा ए, इस फार्मूला होगा। तो इसको मैं देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो छोटे आवेश के लिए, ये नहीं बहुत बड़ा आवेश के लिए, ये जो नियम है बच्चों इसकी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले आवेश रुका हुआ हो, आवेश क्या हो, रुका हुआ हो। फिर क्या हो बच्चों, आवेश का परिमाण बहुत ज्यादा ना हो, छोटे आवेश नहीं बहुत बड़े आवेश ना, इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, तो इस नियम को यहाँ पर मैं लिखा हूं, एक बार पढ़ता हूं। देखो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आपको पता है वैद्युत बल क्या होता है, प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण भी होता है। क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इसके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल Q1 Q2 का गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इसके बीच के दूरी की, तथा इसके बीच के दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, कूलॉम का नियम। पूरा स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर लिख दिया, पेपर में आपको लिख के आना है कूलॉम का नियम। यहां से लिखोगे, इसे दर्शाओगे, फिगर बनाओगे, कैसे दर्शा दोगे। ठीक है, फिर जहां पर बच्चों की क्या है, के एक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक। इस के बारे में बात करते हैं, के क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है। इस के बारे में बच्चों बात करते हैं हम लोग, के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखना। तो बच्चों सबसे पहले कितना है, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर।
सबसे पहले हम के का यदि मात्रक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम के का मान बता दें आपको, जो बच्चों के का मान होता है, के का मान, के का मान, के का मान, के का मान बच्चों कितना होता है, हम के को लिख सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चों ये बराबर होता है, एक संख्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 की, 9 गुणे 10 के पावर 9 को। इसको बच्चों आप लोग हमेशा याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। इसे पढ़ते हैं अपसाइलन नॉट, क्या पढ़ते हैं, अपसाइलन नॉट। देखो यदि हम क्या के का यहां से मात्रा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, के बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे कितना Q1 Q2 बराबर। देखो बच्चों बल का एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, फिर आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे कुलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, कुलाम कुलाम का हो गया कुलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ गया बच्चों, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसके का मात्रक। तो बच्चों के बारे में ध्यान देना, के का मान कितना होता है, के का मान बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये आपको दिख रहे, इसे पढ़ते हैं अपसाइलन नॉट, बराबर कितना होता है, के के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखो बच्चों कभी कभी आप बुक में देखोगे यहाँ पर भी के लिखा रहेगा, ऐसे यहाँ पर ये होता है बच्चों, एक क्या होता है, परावैद्युतांक, क्या होता है, परावैद्युतांक। तो जैसे कि माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, ये क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है, लिख दे रहा हूं, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक देखो हवा के लिए बच्चों जो इस के का मान होता है परावैद्युतांक वाले एक होता है, कितना होता है, एक होता है। तो इसलिए यहां पर मैं के को नहीं लिख रहा, एक किसके लिए, संभव एयर के लिए, हवा के लिए, वायु के लिए, ठीक है। तो के लिखा रहेगा तो समझ जाना है, एक क्या है, कि बताता है किस माध्यम में रखा गया है, एक के क्या है, किस माध्यम में रखा गया, और एक के क्या है, पूरा इस नियतांक वाला के है, ठीक है। इसको यहाँ पर ध्यान देना तुम लोग अच्छे से पूरा। तो के का मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मैं हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली मात्रक पूछ लेता है। अच्छा इसका यदि हम बीमीय सूत्र निकालना चाहें, बीमीय सूत्र, बीमा, तो बच्चों न्यूटन, न्यूटन क्या है, बल, बल का योग कितना होता है, यम यल टी के पावर माइनस का 2। फिर देखो उसके बाद क्या है, यम, दूरी, दूरी का कितना होता है, यल, एल के पावर 2 डिवाइड बाई कुलाम, क्यू बराबर क्या होता है, एटी, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो आई का बीमा ए एम्पियर होता है ना, टी का समय। तो यहां से कितना हो गया, ए टी क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, और क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो देखो बच्चों यहां से, तो बीमा यहां से क्या हो जाएगा, यम, फिर देखो क्या है, यम, फिर यल, फिर यल के पावर 2, तो कितना हो गया, यल के पावर 3 हो गया। फिर देखो 80 ऊपर चला गया तो -2 पहले से, टी के पावर माइनस का 4, और ए ऊपर चला गया तो कितना हो गया, ए के पावर माइनस का 2। ये क्या आ गया बच्चों, इसका बीमा, के का बीमा, के का क्या आ गया, बीमा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया गया, सिंपल चीज है, ठीक है। तो एम एल के पावर 3 टी के पावर -4, फिर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, ए लिखा गया, ये क्या है, ए है, ठीक है। एम एल के पावर 3 टी के पावर -4 ए के पावर -2, ये क्या है बच्चों, के का बीमा। सब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर एम, ठीक है। तो एल के पावर 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 -4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं अपसाइलन नॉट के बारे में थोड़ा, इस अपसाइलन नॉट के बारे में। तो बच्चों जो अपसाइलन नॉट का मात्रक होता है बच्चों 8.85 गुणे 10 के पावर -12, 10 के पावर कितना, -12। तो बच्चों यदि हम अपसाइलन नॉट का मात्रक निकालना चाहें तो देखो ये बटे में है,
देखो के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाकी सब अंक में है। तो यहाँ पर देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पलटा जाएगा। जो ये यहीं पर था, ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके लिए बीमा कितना हो जाएगा बच्चों, अब साइन नॉट का बीमा कितना हो जाएगा, ध्यान देना। बस कुछ नहीं होगा, हर एक चीज पलटा जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यम के पावर माइनस का 1, फिर यल के पावर प्लस का 3 है, तो यल के पावर माइनस का 3, टी के पावर का हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ए के पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। एक क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी मान लीजिए, वेट। ठीक है बच्चों, हो चुका होगा। इसे मैं क्या करता हूँ बच्चों, इरेज करता हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इरेज कर रहा हूँ। तो जो जितना भी वैल्यू है सब आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि बिना इसके न्यूमेरिकल लगने वाला नहीं है। तो पेपर में यहाँ से डायरेक्ट टिक दे करेक्ट में 1 नंबर में आ जाता है, कम से कम ये तो सोचो बाबू लोग। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो, हमने के का मात्रक बीमा सब चीज सीख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, जो कूलाम बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों में अंतर क्या है। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या हो, कितना होता है, इसको देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसे एकदम अच्छे से देखना। यहां पर मैं लिख रहा हूं कूलाम बल, कूलाम बल। इधर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो बच्चों, जैसे कि हमने देखा था कूलाम क्या होता है, बड़ा मत रहता है ना। देखो कूलाम बल, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आवेश है, आवेश तो आवेश क्या करता है, अपने चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि कहीं पर वैद्युत बल लग रहा है, जिसे हम कूलाम बल के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक चीज जरूरी है बच्चों, ठीक है, कि वस्तु आवेशित हो। वस्तु क्या हो, आवेशित हो। यदि आपके पास, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है बच्चों, यदि दो वस्तु है, क्या है, दो वस्तु है, तो यदि इसमें हम लोग वैद्युत बल देखना है, ठीक है, तो इसको आवेशित होना जरूरी है, आवेशित होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या है, कूलाम बल के लिए वस्तु को आवेशित होना चाहिए, वस्तु को आवेशित होना चाहिए, वस्तु को आवेशित, आवेशित, वस्तु आवेशित होता है, बात करता हूं, वस्तु आवेशित होता है। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या होता है, वस्तु के पास द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कब लगता है, द्रव्यमान के कारण। यदि द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, चाहिए, वस्तु का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा यदि हम देखें अंतर, देखो जब बच्चों विद्युत बल, जिसे हम कूलाम बल के नाम से जान रहे हैं, तो बच्चों जो कूलाम बल है बच्चों, यदि हम लोग इसमें देखें तो ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको एक बार पहले वैद्युत बल लिख दूं, ठीक, नहीं तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, कहोगे सर बार बार कूलाम बल क्यों कह रहे हैं। ठीक है, लिख दूं वैद्युत बल, वैद्युत बल, पता चले तुम लोग कंफ्यूज रहो और मैं बताते हैं यहाँ पर जाओ। ठीक है, वैद्युत बल। तो यहाँ पर बच्चों जो वैद्युत बल रहेगा, इसके लिए क्या जरूरी है,
इसके लिए आवश्यक है बच्चों कि ठीक है, पहले कहां से हो तो क्या है, वस्तु आवेशित होना चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा क्या होता है बच्चों, वैद्युत बल में यह माध्यम पर निर्भर करता है, वस्तुओं के बीच, यह वस्तु के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, ये वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। देखो बच्चों, फिर तीसरा अंतर, जो बच्चों वैद्युत बल है, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वैद्युत बल की प्रकृति बच्चों आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नाम में छिपा आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण होता है केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो बच्चों एक क्या हो सकता है, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, दोनों प्रकृति का हो सकता है। अब बच्चों एक क्या है, तीसरा क्या है बच्चों, यह केवल क्या होता है बच्चों, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें नेक्स्ट बच्चों, जो चौथा अंतर क्या है बच्चों, जो वैद्युत बल है बच्चों इसका प्रयास इसके अपेक्षा कम होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, देखो चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, इतना दूर है, दीर्घ प्रयास के हैं, फिर भी इसके बीच लगता है। तो क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ प्रयास का होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, लघु प्रयास का होता है। ये क्या होता है, लघु प्रयास का, क्या होता है, लघु प्रयास का होता है, और ये क्या होता है बच्चों, ये दीर्घ प्रयास का होता है, क्या होता है, दीर्घ प्रयास का होता है, और एक बच्चों ध्यान देना, देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों यह कमजोर बल है, दुर्बल बल है, ये क्या है, दुर्बल बल है। लेकिन ध्यान दो, दुर्बल है, पूरा ब्रह्मांड में घूम रहा है, देखो दीर्घ प्रयास का है कि नहीं। तो बच्चों ये क्या होता है, यह कमजोर बल है, ये क्या है, कमजोर, यह दुर्बल, ये क्या है, दुर्बल बल है, और वैद्युत बल क्या होता है, यह प्रबल बल है, ये क्या बच्चों, यह प्रबल बल है, यह प्रबल बल है। वैसे बच्चों इतना अंतर आपके लिए बहुत हो गया, ये वाला स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक है। तो बच्चों मुख्य अंतर थे गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में, ये क्या थे, मुख्य अंतर थे। उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा, बस सिंपल है, केवल लिखना ही था, विशेष इसमें कुछ वैसी चीज थी नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं एक न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल, और चेक करते हैं एक न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में ज्यादा कौन है, और ज्यादा लगभग कितना ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को चेक करते हैं, इसको इरेज करते हैं टोटल, ठीक।
देखो बच्चों, हम क्या चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत तथा गुरुत्वाकर्षण बल ठीक है। देखते हैं ध्यान से, एकदम अच्छे से, सिंपल चीज है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो, हम मानते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं। देखो बच्चों, हमको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डाटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 10 के पावर -31 kg, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यदि हम देखें कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर मैं केवल परिमाण को शो कर रहा हूँ, ठीक है, चिन्ह को नहीं तो यहाँ पर माइनस से लिखते हैं, लेकिन हम केवल उनको परिमाण की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल। क्या निकालते हैं, वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक बच्चों। वैद्युत बल हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम के, किसकी सहायता से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों डेट इंप्लाई, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, F बराबर K का मान आपको पता है, K का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू, देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का स्क्वायर, क्योंकि देखो Q, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर कितना है, Q1 बराबर Q2 बराबर किसके, इलेक्ट्रॉन के आवेश के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम का क्या, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे दूरी कितना है, r स्क्वायर। समीकरण नंबर एक फिर समझो बच्चों, यह बराबर के का मान मैंने रख दिया, के का मान कितना, 9 गुणे 10 के पावर 9। फिर यहाँ पर देखो आवेश, Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया तथा उसके बीच की दूरी। अब हम चेक करते हैं भी बच्चों इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, क्या चेक करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है बच्चों, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहां पर क्या है जहां पर G क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बच्चों यहाँ पर G क्या लिखते हैं, G क्या, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों यदि हम देखें तो यहाँ पर जी का मान कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 फिर इंटू, फिर देखो यहाँ पर m1 m2 बराबर है, m1 m2 क्या है बच्चों, बराबर है, m1 बराबर किसके है, m2 के, इसको इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, m1 बराबर किसके है, m2 के, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर है, 9.1 10 के पावर -31 kg। m1 m2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg का स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 बराबर तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, बटे r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 को 2 से भाग लगाते हैं,
समीकरण 1 को 2 से भाग लगाते हैं, ध्यान देना। समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो यहाँ पर बच्चों इसे लिख रहा हूँ एफ ई लिख रहा हूँ, इसे एफ जी, जिससे पता चल जाए कौन इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एफ ए बटे कितना हो जाएगा, एफ जी, एफ जी। फिर देखो बच्चों यहाँ पर जब भाग लगाओगे तो आर स्क्वायर से क्या होगा, आर स्क्वायर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ध्यान देना। आर स्क्वायर से क्या होगा, आर स्क्वायर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 1.68 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू कितना 9.21 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 के जी का स्क्वायर। तब बच्चों जब पूरा सबको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। फिर सॉल्व करने के बाद एफ ई बटे एफ जी लगभग इसके क्या आ जाएगा आपका 10 के पावर 43, 10 के पावर 43। तो यहाँ से बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि एफ है ई, क्या है, एफ है ई बराबर कितना 10 के पावर 43 कितना एफ है जी के। अर्थात बच्चों 10 के पावर 43 गुना अधिक है कौन, विद्युत बल, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है 10 के पावर 43 गुना, तथा वैद्युत बल क्या है 10 के पावर 40 गुना क्या अधिक है, क्या है, अधिक है। तो यहां से बच्चों आप बता सकते हो लगभग कितना गुना अधिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मान लीजिए अभी, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम लोग कूलाम के नियम को लगभग पूरा खत्म हो गया हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं, फिर देखते हैं उसको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को। हेडिंग लगा लीजिए बच्चों लोग, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, निरूपण इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देना, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण ध्यान देना। थोड़ा बच्चों इसके लिए आपको क्लास 11th का वेक्टर पता होना जरूरी है, ठीक है। क्लास 11th का वेक्टर पार्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। वैसे जो होगा प्रयोग मैं इसमें लगभग आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिए केवल। यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक आवेश है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एक रेफरेंस मान दे रहा हूँ, क्या है, एक्स है और एक क्या है, वाई है। एक क्या है एक्स, एक क्या है वाई है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास एक आवेश है Q1, एक आवेश क्या है Q1, एक आवेश क्या है बच्चों Q2। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता होगा स्थिति सदिश के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट का स्थिति सदिश बताना होता है हम लोग मूल बिंदु से उसकी ओर एक वेक्टर खींचते हैं, उसकी ओर क्या खींचते हैं, एक वेक्टर खींचते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चे, R1 वेक्टर, क्या हो गया R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या बता रहा है बच्चों, Q1 आवेश का स्थिति सदिश। इसी प्रकार हम Q2 का भी खींचते हैं, तो ये क्या बता रहा है बच्चों, R2 वेक्टर, क्या है R2 वेक्टर, Q2 आवेश का स्थिति सदिश। पहले इसको लिखता हूं, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो ध्यान से, सबसे पहले R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर आवेश Q1 का, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, क्या है, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ध्यान देना। बच्चों R2 वेक्टर क्या है,
आवेश Q2 का स्थिति सदिश, आवेश Q2 का, आवेश Q2 का स्थिति सदिश, आवेश Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, Q1 के सापेक्ष भी हम एक स्थिति सदिश खींचते हैं। ठीक है, एक क्या है Q1 के सापेक्ष, सॉरी एक क्या है R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, यानी कि आवेश Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, आवेश Q1 का स्थिति सदिश आवेश Q2 के सापेक्ष। इसी प्रकार बच्चों एक और खींचता हूं, ये क्या है R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। तो सदिश निरूपण में केवल क्या होता है बच्चों, वैसे आप परिमाण निकाल सके हो, सदिश में क्या होता है दिशा और परिमाण, इसमें केवल आपको दिशा बताना और कुछ भी नहीं करना, दिशा बता दे परिमाण के साथ क्या हो गया, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हो गया। तो बच्चों देखो ध्यान से, तो पहले इसमें आपको अच्छे से लिखना है, जहां पर बच्चों क्या है लिख दे रहा हूं बच्चों, R12 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर आपका क्या है बच्चों, R12 वेक्टर देखो आवेश Q1 का, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आवेश Q2 के सापेक्ष, आवेश Q2 के सापेक्ष, आवेश Q2 के सापेक्ष। इसी प्रकार बच्चों क्या है R21 वेक्टर, क्या है R21 वेक्टर, ये क्या बच्चों आवेश Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश, सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, बस ध्यान दो। तो बच्चों यहां पर एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, तो ये क्या करेगा, ये जो Q1 आवेश है वो Q2 आवेश पे बल लगाएगा, क्या है Q1 आवेश का, Q1 आवेश क्या करेगा Q2 आवेश पे बल लगाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे F21, क्या कहेंगे F21। देखो दो पर बल एक के कारण, आवेश दो पर बल एक के कारण है, इसी प्रकार क्या होगा बच्चों दो वाला एक पर बल लगाएगा, इसे क्या कहेंगे F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। इसको भी लिख दे रहा हूं बच्चों ध्यान देना, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर ये क्या है आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। इसी प्रकार बच्चों क्या है F21 वेक्टर, ये क्या है आवेश, ये क्या बच्चों आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बल। बच्चों सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पर एक Q1 है, एक क्या है Q2 है, यदि 1 वाला 2 पे बल लगाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे F21, क्या कहेंगे F21, दो पर बल एक के कारण, दो पे बल एक के कारण, जिस पर बल लग रहा है उसे हम लिखेंगे पहले और जिसके कारण उसे लिखेंगे बाद में। यहाँ पर क्या होगा F21 का मतलब दो पर बल एक के कारण, इसलिए बच्चों में पूरा हिंदी के साथ लिखा हूं, ऐसे आपको पूरा पेपर में लिख के आना है, एकदम पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो बच्चों अब मान लो हम निकालें F21, देखो बच्चों एक चीज, वैसे हमको पता है कि हमको सदिश निकालना है, सदिश क्या निकालना है सदिश। तो बच्चों सदिश में क्या होता है, सदिश में होता है दिशा और परिमाण, क्या होता है दिशा और क्या होता है परिमाण, परिमाण। ठीक है, चाहे परिमाण दिशा का हो चाहे दिशा परिमाण का हो।
तो बच्चों यदि हमको सदिश लिखना है तो उसके लिए दिशा और परिमाण आवश्यकता होता है। तो हमने कूलाम के नियम में केवल के केवल क्या निकाला था, परिमाण निकाला था, दिशा नहीं निकाला था। तो इस बार हम परिमाण और दिशा दोनों ही निकालेंगे। देखो ध्यान से, तो जो F21 सबसे पहले मान लो हम F12 वेक्टर निकालें, ठीक है, एक पर बल दो के कारण। देखो बच्चों, तो जो एक पर बल दो के कारण है, एक किसके दिशा में है, एक पर बल दो के कारण R12 वेक्टर के किसकी दिशा में, R12 वेक्टर की दिशा में। लिख दे रहा हूं बच्चों, R12 वेक्टर। जैसे कि बच्चों यदि आपके पास ए वेक्टर है, यदि आप सोच रहे हो कि इस ए वेक्टर को हम इसका दिशा बताएं, दिशा, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ए कैप से। क्या लिखते हैं, ए कैप से। ए कैप का होगा बच्चों ए1 वेक्टर का एकांक सदिश, ए1 वेक्टर का एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम क्या होता है, केवल दिशा बताना। इसी प्रकार बच्चों R1 वेक्टर है, क्या R12 वेक्टर, R12 वेक्टर का दिशा हम दिशा को डिनोट करने के लिए लिख देंगे बच्चों, इसके दिशा को डिनोट करने के लिए क्या लिखेंगे, R12 कैप, R12 कैप क्या है, R12 कैप एकांक सदिश। क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो यदि बस लिख नहीं रहा हूं, ध्यान देना, R12 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर लिख सकते हैं R12 कैप क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। इसी प्रकार बच्चों यदि हमको क्या बताना रहेगा, R21 का दिशा बताना रहेगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग R21 कैप का इस्तेमाल करेंगे, R21 कैप एकांक सदिश। यू का है एकांक सदिश। तो बच्चों टोटल इसमें अभी तक क्लास 11th के बारे में बात हुआ। एकांक सदिश क्या होता है, केवल दिशा बताने के काम आता है। तो देखो बच्चों अब हम लोग सिंपल से कर रहे हैं, 1 पर बल 2 के कारण, तो क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। परिमाण तो लिखा गया, लेकिन दिशा क्या है, देखो एक पर बल 2 के कारण किस दिशा में, एक पर बल 2 के कारण इधर, इस दिशा को कौन बता रहा है, R12 वेक्टर। कौन है, R12 वेक्टर। इसकी दिशा हम लोग कैसे बताएंगे, R12 वेक्टर की दिशा पहले से परिभाषित कर रखा है, R1 कैप, R1 कैप, R12 कैप। क्या है, R12 कैप। देखना ध्यान से, ये हमारे पास परिमाण हो गया, ये क्या हो गया, परिमाण, और ये क्या हो गया, दिशा हो गया। क्या हो गया बच्चों, दिशा हो गया। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 इसे लिख रहा हूं, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। तो बच्चों इसी प्रकार हम बता सकते हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा बताओ F21 की दिशा किसके द्वारा हम बता सकते हैं, F21 की दिशा R21 वेक्टर की सहायता से, R21 वेक्टर की सहायता से। इसके लिए दिशा कौन फाइंड किया है, R21, R21 कैप। इसकी दिशा क्या है, R21 कैप, R21 कैप। समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 है, ये दोनों ही क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। समीकरण 1 और 2 क्या है, दोनों ही क्या है बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो जैसे यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 सदिश निरूपण है। क्या है, सदिश निरूपण है, सदिश निरूपण है, सदिश निरूपण है। अच्छा देखो बच्चों, यदि आप थोड़ा बहुत वेक्टर को पढ़े होगे तो एक चीज आपको पता है, ध्यान देना एक चीज। तो जो R1 कैप की दिशा है इधर है, R12 कैप, सॉरी R12 की कैप दिशा क्या है, F12 के वेक्टर की सहायता में। और जो R21 कैप है वो क्या है, F21 वेक्टर की दिशा में। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कह सकते हैं, कह सकता हूं कि जो R12 कैप है, क्या है, R12 कैप है। आपको पता है बच्चों जब दिशा विपरीत हो उसके लिए हम लोग वेक्टर में क्या लगाते थे, माइनस। माइनस क्या बताता था, दिशा विपरीत, R12 कैप।
तो यहां से बच्चों ये क्या बता रहा है, R12 का जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है किसके, R21 के। देख सकते हो यहाँ पर दोनों दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों दिशा क्या है, विपरीत है बच्चों। तो यहां से देखो, अब इसी का मान लो हम समीकरण एक में रखते हैं, ध्यान से देखना। तो कितना है बच्चों, F12 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर। तो यहां पर देखो R12 के स्थान पर हो जाएगा माइनस का R21। तो माइनस को मैं पहले लिख दे रहा हूं, माइनस को क्या कर रहा हूं, पहले लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस के Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। उसके बाद बच्चों कितना है यहाँ पर R वेक्टर, फिर क्या है 2 1, R वेक्टर 2 1, क्या है कि 1 2 के स्थान पे लिखा गया 2 1। देखना ध्यान से। अब एक चीज पूरा पूरा यहाँ पर बच्चों मैं क्या बता रहा हूं तुम लोग से, ये जो राशि है ये क्या है, देखो ध्यान से, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, फिर क्या है बच्चों यहाँ पर देखना, फिर यहाँ पर कितना है R वेक्टर सॉरी R21 कैप। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से F21 क्या लिख सकते हैं, F21। तो यहां से बच्चों कितना आ गया, F21 वेक्टर बराबर माइनस का कितना आ गया बच्चों, F12 है ना, F12 बराबर इसके स्थान पे कितना आ गया, F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो यहां से बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, जो एक पर बल 2 के कारण लगा है, एक पर बल 2 के कारण लगा है, बल में परिमाण में सेम है, उतना ही बल 2 पर 1 के कारण लगा है। एक पर बल 2 के कारण जितना लगा है उतना ही बल 2 पर 1 के कारण लगा है, किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। ऐसा कहां पर होता है, जितना बल दे उतना बल ओ दे, लेकिन दिशा में क्या हो, विपरीत हो, गति के तृतीय नियम का। तो कह सकते हो अतः यह गति के तृतीय नियम की पालना करता है। अतः बच्चों ये क्या करता है, यह गति के तृतीय नियम की, यह गति के तृतीय नियम की पालना करता है, तृतीय नियम का पालन करता है, पालन करता है, पालन करता है। देखो बच्चों बहुत किताब में इसको भी आगे बढ़ाया होगा, तो अपने स्वेच्छा से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना छोड़ दोगे बहुत है। मैं मेरा मानना है यहीं पर छोड़ दो, इसके आगे मत बढ़ाया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इस आपने केवल यहाँ पर 1 2 कहाँ उड़ा दिया, ठीक है, ऐसा सोच रहे हो तुम लोग। यदि ऐसा सोच रहे हो, यदि आप इच्छा करें, यहाँ पर मैं इसके दोनों के बीच की सिंपल दूरी r से डिनोट कर दिया हूँ, दोनों के बीच की दूरी r मान करके, ठीक है। ये तो इसका स्थिति सदिश है। यदि आप सोच ही रहे हो कि यहाँ पर लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको अगर इच्छा ही हो लगाने की तो लिख सकते हो R12। ध्यान देना ही परिमाण है, ये क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा 2 1, बस परिमाण रहेगा, क्या दिक्कत, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक क्या है, कूलॉम के नियम का श्रेष्ठ निरूपण, तो यहाँ पर भी लगा दो, नहीं लगाते फिर भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है बच्चों। ये क्या था 2 1, ये क्या था 2 1 था ना, 2 1 बस। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय बच्चों।